पढ़ लेते लिख वन। एक्सपर्ट ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल से पहले जुड़ जाए, क्योंकि बार बार आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो लगातार डलाएगा, क्योंकि अभी महामारी का दौर चल रहा है। अब इससे हम लोग कब तक छुटकारा पाएंगे यह कोई ठोस बात नहीं कहा जा सकता है कि इतना दिन के बाद या इस तरह से हो सकता है। हम लोग अभी चैप्टर 9 कर रहे थे, उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक में हम लोग लिगेंड में कुछ पढ़े थे। हम लिगेंड में पढ़ने के बाद हम ये भी बोले थे कि जो लिगेंड था उन लिगेंडों का वर्गीकरण भी हम लोग बताए थे कि परमाणु के उनके दाता परमाणु के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण और आयन के आधार पर वर्गीकरण, ये दो प्रकार के लिगेंडों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग सबसे पहले फिर एक बार हम बोलना चाहते हैं कि जो भी अगर उन लिगेंड का वर्गीकरण नहीं देखे हैं उनको IUPAC नामकरण में कोई बहुत सी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहला काम कि आप पीछे के वीडियो जाएं और पीछे के वीडियो में जा कर करके और जो लिगेंड का वर्गीकरण था उनमें लिगेंडों के वर्गीकरण में आयन के आधार पर जरूर देखें और उसका नाम याद रखें। आयन के आधार पर हम लोग वर्गीकरण देखे थे, धनायन और ऋणायन में चले थे और एक उदासीन में चले थे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे आज उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण। सबसे पहले कहता है कि इनमें हम लोग साधारण नामकरण के साथ साथ एक इंटरनेशनल जो पद्धति है, जो कि पूरे सभी इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार यानी IUPAC के अनुसार इसका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे। कहता है कि ये सह संयोजी यौगिक जो होते हैं, संकुल यौगिक, इनका नामकरण 1957 से शुरू किया गया था। लेकिन 1957 में IUPAC नामकरण किया गया था तो उसमें कुछ बहुत सी त्रुटियां थी, जो कि 1962 और 1971 के बीच इसको संशोधित कर करके और कुछ खास नियमों के अनुसार और बहुत कम नियमों में आपको हम बताएंगे और बहुत आराम से समझ में आएगा। इसीलिए धैर्य पूर्वक देखें और पूरा देखें। इसीलिए बार बार बोलते हैं। और सबसे पहला काम कि आप लोग बैठे और आराम से जिस तरह से हो इसको अपने पास कॉपी पर लिखने का कष्ट करें, क्योंकि आपके पास अगर ये पेज पर लिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, मोबाइल से सिर्फ देखने पर उतना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर इसको आप फेयर कॉपी पर उतार लेते हैं तो कॉपी पर उतारने के बाद ज़्यादा बेहतर होगा। बार बार हम क्लास के बच्चे से भी बोल रहे हैं कि आप लोग कॉपी पर उतारिए इसको, और कॉपी पर उतार कर करके इसको सामने रख कर करके नियम लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि नामकरण में यही नियमों का उपयोग वहाँ होगा। तो हम लोग IUPAC नामकरण में अब इसको हम पहले लिख चुके, इसलिए ताकि आपका वीडियो कुछ शॉर्ट हो। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण ढेर बच्चा होता, मन जो होता है उसको छोड़ करके हट जाने की चेष्टा होने लगती, इसीलिए छोटा करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। कहता है कि IUPAC नामकरण का एक बार फिर से हम परिचय कर दें तो कहता है कि 1957 में इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन इसका संशोधन भी किया गया 1962 से 1971 में इसका संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद इसमें नियम कुछ इस प्रकार थे। सबसे कहता है कि IUPAC निम्नलिखित नियमों के अनुसार लिखते हैं। पहला, यौगिकों के नामकरण में सर्वप्रथम धनायन उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। कहता है कि जो भी संकुल में धनायन, ऋणायन और उदासीन होंगे उनमें से सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे तो धनायन का, और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे ऋणायन का लिखते हैं। पहला नियम ध्यान से, सिर्फ अभी खाली नियम को आप लोग कुछ मत कीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस नियम को लिखें। नियम आपके पास रहेगा, एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है कि यौगिकों के नामकरण में सर्वप्रथम धनायन उसके बाद ऋणायन को लिखते हैं। दूसरा नियम में ज्यादा लंबा होगा वीडियो तो बोलना होगा। दूसरा नियम है संकुल आयन के अंतर्गत, नियम नंबर 2, संकुल आयन के अंतर्गत पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। क्लियर है। जैसे अगर कहता था कि कोई भी हम लोग लिखते थे, एग्जाम्पल में लेते थे Fe और यहाँ लिखते थे Cn, तो इसमें लिगेंड मेरा कौन होता था, कहता है कि ये लिगेंड होते थे, यही ऋणायन परमाणु लिगेंड कहलाते थे। धनायन हो, उदासीन हो, कोई भी हो, जो कि छोटी कोष्ठ के अंदर बना रहता था। अगर ये नहीं जानते तो पीछे के वीडियो में जाएं। कहता है कि संकुल आयन के अंतर्गत पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम पीछे बताए हैं
केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? लिगेंड से सटे जो केंद्र में होता है वही केंद्रीय धातु परमाणु। अर्थात यहाँ अगर बात करें तो Fe जो है यह Fe केंद्रीय धातु परमाणु है और Cn आपका लिगेंड है। और यही यहाँ जो लगा होता था ये कहाँ से लगे होते थे ये भी हम परिचय किए थे। अगर यहाँ 6 लगल है तो ये चुपसा संयोजन संख्या कहलाता था। कहता है कि नियम नंबर 2 में संकुल आयन के अंतर्गत पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना है, Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा उसको साथ में लिखते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि ऋणायनिक लिगेंडों में अगर ऋणायनिक लिगेंड हो और उसमें ID या E जुटा हो, जैसे हम लोग बात करें क्लोराइड, इड पता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, इन सभी में जो ID या E लगे हुए हैं उनको हम लोग ये लास्ट वाला ID हटा लेते हैं और क्या लिखते हैं O लिखते हैं। यानी क्लोराइड से ईड हटा के अभी हम लोग प्रयोग करेंगे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड भूल जाएंगे। अब यहाँ उपयोग करेंगे क्लोरो, ओ, फ्लोरो, ब्रोमो, इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। तथा अब जी तो हो गया। अब बाकी जो अगर जिसमें AT जुटा होता है जिसे कार्बोनेट, इन सभी में से एक या E जुटा हुआ है तो उनको हटा करके E या O का गुण के भी साथ प्रयोग करते हैं। इसके बाद कहता है कि नंबर 4 संकुल आयन में उदासीन लिगेंडों को अलग नाम से लिखा जाता है। उदासीन लिगेंड को हम लोग अलग पढ़ते हैं। उदासीन लिगेंड का नाम ही कुछ अलग होता है, तो देख लेंगे कि उदासीन लिगेंडों अगर आते हैं तो उनका नाम हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि उदासीन संकुल में अगर आता है कोई भी उदासीन लिगेंड तो इन उदासीन लिगेंड का नाम जो होता है वो अलग तरीका से होता है। यानी कि ना तो उसमें अब आया है NH3 आया है, NH3 में हम लोग चूंकि NH3 उदासीन क्यों है, यहीं पर ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, आप इसका जैसे ही निकालेंगे चार्ज आवेश तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो कहता है कि उदासीन जो होगा उदासीन लिगेंडों का नाम बिल्कुल अलग होता है, उनका नाम पूरा का नाम बदल जाता है। पूरा नाम किस तरह से बदलता है और चार्ट में हम लोग लिख लेंगे ताकि अगर उदासीन आए तो उनको आराम से हम उनका नाम बदल कर लिख सकें। सबसे पहले आप लोग अगर इसको नहीं करे हैं तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बार फिर से हम शुरू से बोल रहे हैं, आराम से लिखिए, दिखाई ना दे, आराम से लिखिए। पहला नियम, यौगिकों के नामकरण में सर्वप्रथम धनायन उसके बाद ऋणायन को लिखते हैं। दूसरा नियम, संकुल आयन के अंतर्गत पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं। ऋणायनिक लिगेंडों से IDE के स्थान पर O का प्रयोग किया जाता है या AT अथवा IT उसके स्थान पर भी E या O का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम था, संकुल आयन में उदासीन लिगेंड अगर आते हैं तो उनका नाम बिल्कुल बदल जाता है। क्या नाम बदलेगा हम यहाँ देखेंगे, उदासीन लिगेंडों का नाम में परिवर्तन, यानी नाम उनका क्या बदलेगा। और जो भी नहीं जुटे हैं अभी तक चैनल से जरूर जुड़ जाए ताकि आप लोगों का सारा वीडियो मिल सके। कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का भी वीडियो मिले। यहाँ हम लोग डायरेक्ट बदल देंगे। जैसे अगर बात करते हैं अमोनिया, इसका फार्मूला क्या होता है NH3, हम पीछे ही बताए थे इसका ट्रिक, 1 2 3 4 जितने नाम होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन घटाकर लिख देते हैं, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा NH3 अमोनिया। लेकिन वहाँ लिगेंड में इसका नाम अमोनिया नहीं लिखेंगे, लिगेंड में जब IUPAC नामकरण करेंगे और ये अगर आता है उदासीन लिगेंड वहाँ आता है तो इसका नाम बदल जाएगा, अर्थात इसका नाम यहाँ का हो जाएगा एमीन। इसका नाम वहां पर हम लोग अमोनिया ना लिख के एमीन लिखेंगे। जल अणु हम लोग पीछे भी इसको दिए थे, आपको पीछे भी इसे हम दिए हैं, जो कि आपका उदासीन जब लिगेंड वर्गीकरण किया गया था उस समय भी हम इसको दिए थे। H2O जल, वहाँ हम लोग इसको क्या पढ़ते थे एक्वा, यानी हाँ नाम इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ नाम अलग वहाँ नाम अलग रहेगा। CO
इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल। आप लोग अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं लिगेंडो का वर्गीकरण तो वहाँ देख ले और वहाँ से इस तरह से इसको उतार ले सकते हैं। उदासीन लिगेंडो को हम लोग कई बार दिए हैं, बहुत से ऐसे दिए हैं। NO इसका भी वहाँ नामकरण दिया गया है। तो ये उदासीन लिगेंड है, इन उदासीन लिगेंडो का नाम बिल्कुल बदल जाता है। ऋणायन में तो सिर्फ क्लोराइड आया है, ईड हटा देंगे, ओ जोड़ देंगे, लेकिन इसका नाम पूरा बदल जाएगा। अगर NH3 अमोनिया है तो इसका नाम बदल कर एमीन हो जाएगा। H2O है, इसका नाम बदल कर एक्वा हो जाएगा। इसीलिए पीछे वाला वीडियो जो है हम बार बार बोलते थे कि आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि IUPAC नामकरण में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, अगला नंबर हम लोग चलेंगे नियम नंबर 4 तक, वहाँ हम लोग कर लिए थे। यहाँ हम लोग देखेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है? कहता है कि IUPAC नामकरण में नियम नंबर 5 में कहता है कि यदि लिगेंड एक से अधिक आए, जैसे लिगेंडों की संख्या 2, 3, 4 गो आ गए, एक ही संकुल में 3 लिगेंड है, तो फिर उनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो उनके नाम के आधार पर करेंगे, और नाम के आधार पर जिनका अक्षर पहले शुरू होगा, जिसे A से शुरू है, एक का नाम B से शुरू है तो A पहले आता है, B बाद में आता है, तो पहले A वाला का नाम लिखेंगे, फिर B वाला का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये नियम में लिख ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो अगर संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो, यदि संकुल में, सब लोग लिखिए, यदि संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो उनका नामकरण लिगेंडों के संख्या के अनुसार किया जाता है। लिगेंडों के संख्या के अनुसार किया जाता है। चलिए 5 नियम पर हम लोग IUPAC नामकरण कर लेंगे। किसका? उपसह संयोजन यौगिकों का। अब बारी आता है एग्जाम्पल का और समझने का। एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे, नामकरण भी करेंगे। के आधार पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले अब इसमें हम लोग शुरू कर देंगे। पहला नियम क्या कहता है, कहाँ से हम लोग उठाते हैं? सबसे पहले उपसह संयोजन संख्या लिखते हैं। उपसह संयोजन संख्या क्या है? कितना टाइम आया है? 6 टाइम आया है। कितना टाइम आया है? 6 बार आया है। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा। CO है धनायन, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। अब यहाँ नियम देखेंगे, क्या आपको नियम कहा गया है? इसके बाद इसका सटे क्या लिखना है? ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ